युद्ध जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जीते चाहे कोई भी, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है। ऐसा ही एक युद्ध हुआ जो बिना हथियारों के लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग कभी मैदान में आमने सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी युद्ध का खतरा बना रहा, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। कोल्ड वॉर की सभी घटनाओं को तो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं। अलाइड पावर्स ने जब एक्सिस पावर के चारों खाने चित कर दिए, तो अलाइड पावर्स के साथ भी वही हुआ जो दुश्मन के ख़त्म हो जाने के बाद होता है, यानी मकसद हासिल होते ही इनकी एकता भी खत्म हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अलाइड पावर्स जीत तो गए थे, लेकिन अधमरे होकर। फिर इस दुनिया में दो महाशक्ति का उदय हुआ, यूएसए और यूएसएसआर। इन सुपर पावर के बीच आइडियोलॉजी का डिफरेंस तो पहले से ही था, वो अब साफ साफ दिखाई देने लगा। इसी को लेकर अब झगड़ा होने वाला था। जब दो लोगों में फूट पड़ती है, तो एक के जिद्दी होने की वजह से दूसरे को भी जिद्दी होना पड़ता है, लेकिन जिद की ये दौड़ तब और भी तेज हो जाती है जब दोनों में से कोई एक रफ्तार पकड़ लेता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म तेज़ी से बढ़ने लगा। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आयरन कर्टेन यूरोप को दो भागों में बांट रही है। तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कई पॉलिसियां लागू की। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जो सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए लागू की। इसमें अमेरिका उन देशों को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली सपोर्ट करेगा जहां कम्युनिज्म का खतरा है। बाद में मार्शल प्लान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए अमेरिका ने पैसे दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की हार हुई, तो अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया, और यही असर बर्लिन के साथ हुआ। युद्ध में भले ही ये सहयोगी रहे हों, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन रही थी। इसी नाजुक स्थिति में यूएसए, यूके और फ्रांस के नेता मिले, और इन्होंने जर्मनी में अपने कब्जे वाले इलाके को मिला के वेस्ट जर्मनी बना दिया, और इनकी एक नई करेंसी डॉइच मार्क लागू कर दी, जिसके जवाब में सोवियत ने ईस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन में नई करेंसी ओस्ट मार्क लागू की, और इसी दिन वेस्ट बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। क्योंकि वेस्ट बर्लिन का रास्ता ईस्ट जर्मनी से होकर गुजरता था, तो अचानक 2.5 मिलियन वेस्ट बर्लिन की सिटीजन को फूड, मेडिसिन, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जैसी दूसरी चीज़ों की शॉर्टेज होने लगी। तो इस ब्लॉकेड के 2 दिन बाद अमेरिकी और ब्रिटिश प्लेन ने हिस्ट्री का सबसे महंगा एयर रिलीफ ऑपरेशन चलाया, जिसमें 11 महीनों में 217,000 फ्लाइट में 2.3 मिलियन टन रसद वेस्ट बर्लिन में पहुंचाई गई, और आखिरकार 12 मई 1949 को बर्लिन ब्लॉकेड हटा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोरिया पर नॉर्थ से यूएसएसआर ने और साउथ से अमेरिका ने जापान को सरेंडर करा दिया, और इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंस थी। इस कारण कोरिया अब 2 सुपर पावर के बीच फंस चुका था, और ये कोरिया में अपनी अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहते थे, यानी ये सारा खेल आइडियोलॉजी का था। इस कारण किम इल संग को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया। इन्होंने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गठन किया। वहीं अमेरिका ने सिगमेंट री को सपोर्ट किया। इन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना करी, लेकिन ये दोनों ही लीडर पूरे कोरिया पे अपना दावा कर रहे थे। फिर 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला किया, तो अमेरिका साउथ कोरिया की मदद कर रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर और चाइना से हेल्प मिल रही थी। इस कारण ये युद्ध 3 साल तक चलता रहा, लेकिन युद्ध वहीं आकर ख़त्म हुआ जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन कोल्ड वॉर ने कोरियन पेनिनसुला का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1955 में सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट की स्थापना करी, जिसमें सोवियत यूनियन के अलावा पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल थे। ये नाटो के अगेंस्ट में बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यह दुनिया को दिखा दिया था कि रॉकेट टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर की बेस बनेगी। तो हथियारों की इस कंपटीशन ने एक और कंपटीशन को जन्म दिया, स्पेस कंपटीशन। स्पेस रेस में सोवियत यूनियन को कई सफलताएं मिली। अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके 1 महीने बाद सोवियत ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया।
इसके बाद सोवियत यूनियन ने वो कारनामा किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अप्रैल 1961 को यूएसएसआर ने यूरी गागरिन को स्पेस में भेज दिया था और ये घटना यूएसए के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इन अचीवमेंट से जिन अमेरिकन्स को लगता था कि उनकी कंट्री टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर से आगे है, वो भ्रम भी टूट गया। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि अमेरिका स्पेस में कुछ ऐसा करे जिससे वो स्पेस रेस में सोवियत को हरा दे, और वो था मून मिशन। इसलिए अमेरिका ने मून पे अपनी नज़रें गड़ा दी। फिर क्या होना था, मई 1961 को जॉन एफ कैनेडी ने इस डेकेड के अंत तक ह्यूमन्स को मून पर भेजकर सेफली वापस लाने का विचार दे डाला, और आखिरकार वो दिन आ गया जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे पहला कदम रखा। और अब यूएसए स्पेस वॉर में हर लिहाज से सोवियत यूनियन से आगे था। इंडो चाइना पहले फ्रेंच कॉलोनी था जिस पर कुछ समय के लिए जापान ने कब्जा कर लिया। तो जापान के जाते ही वियतनाम दो हिस्सों में बट गया, और इस कोल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर जहां भी मैदान दिखाई देता वहां आ जाते, क्योंकि यही मैदान दोनों सुपर पावर के लिए पावर दिखाने का जरिया था। तो दोनों पीछे कैसे हट सकते थे। वहीं अमेरिका साउथ वियतनाम को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के हिसाब से अमेरिका उन देशों को सपोर्ट करेगा जहां कम्युनिज्म का खतरा है। और फिर डोमिनो थ्योरी भी तो थी। ऐसी नाजुक स्थिति में साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए अमेरिका ने सीटों का गठन किया। अब तक अमेरिका साउथ वियतनाम को हथियार और पैसे देने लगा था, लेकिन अगस्त 1964 को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद यूएसए खुद वियतनाम वॉर में उतर गया, और 1966 तक 5 लाख सोल्जर वियतनाम में भेज चुका था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चाइना नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे। तो यूएसए वियतनाम वॉर को जीतने के लिए हर संभव कोशिश की, अपने सोल्जरों की संख्या बढ़ाई, नॉर्थ वियतनाम पे बमबारी करी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे अमेरिका में वियतनाम वॉर को लेके सवाल उठने लगे, वो प्रोटेस्ट में बदल गए, और इसी का फायदा अपोजिशन पार्टी ने उठाया। रिचर्ड निक्सन की सत्ता में आते ही इन्होंने वियतनाम से अपने सोल्जरों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, और अब जाकर नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पे हावी होने लगा। और अप्रैल 1973 को नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की कैपिटल को कैप्चर कर दिया, और इसी के साथ वियतनाम वॉर समाप्त हो गया। नेटो और सीटो की तरह मिडिल ईस्ट में कम्युनिज्म को रोकने के लिए मीटो का गठन किया, जिसे बगदाद पैक्ट कहते हैं, जिसमें यूके, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान थे। स्वेज नहर जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने का काम करती है, उसे 1956 को अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज कर दिया, जिसके जवाब में यूके, फ्रांस और इजराइल ने हमला किया, जिसमें इजिप्ट की सेना कुछ ही दिनों में हार गई। तो जब यूएसएसआर ने युद्ध की धमकी दी तो यूके और उसके साथी पीछे हट गए, और आखिरकार यूरोपियन पावर को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अब वर्ल्ड पावर नहीं है। 1955 की शुरुआत से मॉस्को और वॉशिंगटन के दोनों ऑफिशियल सोवियत और यूएसए के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर चिंतित थे। इसके लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ओपन स्काई योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। U2 स्पाई प्लेन प्रोग्राम इन्हीं चिंताओं की उपज थे। U2 स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट था जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था। क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर उड़ता था, इसलिए माना जाता था कि ये विमान सोवियत यूनियन की रडार में आए बिना उड़ सकता है। इसलिए पहली फ्लाइट जुलाई 1956 को मॉस्को से लेनिनग्राद के ऊपर से उड़ी। लेकिन मई 1960 को सिचुएशन बदल गई जब सोवियत एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहे U2 अमेरिकी विमान को मार गिराया गया। 1959 को फिदेल कास्त्रो ने फुलजेसियो बटिस्टा की सत्ता को उखाड़ फेंका, और अब क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश बन गया, जिसका सीधा मतलब था अब क्यूबा में सोवियत का इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स लॉन्च किया, जो फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकने में असफल रहा। ऐसे में क्यूबा के नेताओं को ये विश्वास हो गया कि उन्हें सोवियत समर्थन की ज़रूरत है, और फिर जुलाई 1962 को फिदेल कास्त्रो और निकिता क्रुश्चेव के बीच क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करने के लिए एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ। जब इस इंसिडेंट का पता जॉन एफ कैनेडी को चला तो इन्होंने क्यूबा को ब्लॉकेट कर दिया, जिसका मकसद था क्यूबा तक पहुंचने वाले यूएसएसआर की मिसाइलों को रोकना। और यही वो समय था
जब किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता था। लेकिन बाद में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइल हटाने के लिए तैयार हो गए थे। अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद जहीर शाह किंग बने और इन्होंने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। और इसी समय अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीडीपी है। इसे सोवियत का समर्थन था और इसी पार्टी को बचाने के लिए सोवियत अफगानिस्तान पे अटैक करेगा, आगे आएगा वो। तो जहीर शाह के खिलाफ मोहम्मद दाऊद खान ने मिलिट्री कू किया। बाद में दाऊद खान के खिलाफ शोर रेवोल्यूशन हुआ और पीडीपी सत्ता में आई। इनका झुकाव सोवियत की तरफ था। ये बात अमेरिका के बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि दाऊद खान के समय अफगानिस्तान नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल था, लेकिन वो अब सोवियत के गुट में चला गया था। तो अमेरिका उनको सपोर्ट करने लगा जो इस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थे। और इसी समय खुद पीडीपी पार्टी में भी सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी। और इसी में अक्टूबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या कर दी। तो अब सोवियत को अफगानिस्तान अपने हाथों से निकलता नजर आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। यहाँ पे सोवियत का लक्ष्य था अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बनाए रखना, लेकिन सोवियत को पता नहीं था कि ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है। तो देखते ही देखते 10 साल कब बीत गए, शायद सोवियत को भी इसका पता नहीं चला और आखिरकार सोवियत को अफगानिस्तान से हार के लौटना पड़ा। 1985 में सोवियत के नए लीडर मिखाइल गोर्बाचेव बने। इन्होंने सोवियत इकोनॉमी में रिफॉर्म के लिए 2 नई पॉलिसियां लागू की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तरोनोस्त। 1989 में रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया। तो इससे पहले जब भी विद्रोह होते थे तो यूएसएसआर अपनी आर्मी भेजता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यानी जब तक सोवियत मिलिट्री के इंटरवेंशन का साया ईस्टर्न यूरोप पे मंडराता रहा, तब तक रेवोल्यूशन इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की लीडरशिप में सोवियत यूनियन ने ब्रेज़नेव सिद्धांत को निरस्त कर दिया था, क्योंकि ब्रेज़नेव सिद्धांत ये कहता है कि सोवियत यूनियन का ये अधिकार है और कर्तव्य है कि ईस्टर्न यूरोप के किसी भी कम्युनिस्ट देश में इंटरवेंशन करे यदि उस देश में सोशलिस्ट सिस्टम को खतरा है। यानी अब सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी नाजुक स्थिति में पहले ईस्टर्न ब्लॉक के देश और फिर एक एक करके सोवियत यूनियन में शामिल देश भी आज़ाद हो गए। और इस तरह दिसंबर 1991 आते आते सोवियत यूनियन 15 देशों में बिखर गया। इसी के साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं और वो कहते हैं कि कोल्ड वॉर अब भी जारी है, बस फर्क इतना है कि सोवियत यूनियन की जगह चाइना ने ले ली है। पता नहीं ये बात कितनी सच है।